नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 फरवरी को आपकी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होने जा रही है। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं आर्ट्स लेकर के अपना इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 में सम्मिलित हुए हैं, तो उन सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम 100 के 100 इसमें हम वीवीआई महत्वपूर्ण वायरल प्रश्नों को बताने वाले हैं, जिसे आप अगर याद करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में हूबहू टकर जाएगा। 100 के 100% टकरेगा इसमें से। तो अभी के इस वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। एकदम 100% वीवीआई वायरल प्रश्न पत्र है, तो इसे आप अवश्य रट लें, ठीक है। ये आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले विषय कोड मिला लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड से। देख सकते हैं कोई फेक के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं है। बहुत लोग संदेह करते हैं कि फेक है। यहाँ पे देख सकते हैं 322 प्रश्न पत्र है, शॉर्ट सेट कोड भी है। और इसके बाद आइए भी यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स के जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये पेपर यहाँ पे काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये सब पता होगा कि ये जो परीक्षा है पॉलिटिकल साइंस का, वो होता है टोटल 100 नंबर का। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए हम नीचे बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हूबहू आपको इसी प्रकार से वहाँ भी आएगा। सेक्शन ए में जाइएगा तो इसमें आपको 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको टोटल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देने के लिए रहेगा और इसमें किसी एक विकल्प को चुनना है। साथियों, बारीकी से सभी प्रश्नों को हम समझेंगे और देखते हैं कि इसमें से यहाँ पे कितना प्रश्न आप सभी से बन पाता है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, एक एक प्रश्नों का उत्तर हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 50 प्रश्न का ही उत्तर देने के लिए रहेगा। चलिएगा, पहला प्रश्न की ओर शुरुआत करेंगे सरस्वती माता के नाम लेकर के। आज सरस्वती पूजा भी है, तो एक हम नाम लेंगे सरस्वती माता का और फिर शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो साथियों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार है? कौन भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार है? साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्षता जो है भारत के विदेश नीति का एक मुख्य आधार है। बाकी अमेरिका की दोस्ती ये नहीं है, चीन की दोस्ती ये भी नहीं है, सोवियत संघ की दोस्ती ये भी नहीं है। चलिएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसी में से प्रश्न आपको लड़ने वाला है, तो एक एक प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। एक एक प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा। चलिएगा साथियों, हम नेक्स्ट प्रश्न में आ चुके हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो साथियों, आपको पता होगा कि चीन भारत युद्ध 1962 में हुआ था, ठीक है। अचानक युद्ध हुआ था, 1962 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। पूछेगा 1962 के समय जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न के बाद हम दूसरा प्रश्न हो चुका है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? साथियों, इसका सही उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी है यहाँ पे 47। तो साथियों, यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 47% की 47 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति। लेकिन साथियों, पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति के लिए, ओनली फॉर जाति के लिए, तो लगभग 23 के आसपास सीट है, ठीक है। आप लोग पता कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो आपके एग्जाम में चाहे तो अनुसूची वाला आएगा या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से प्रश्न आ जाएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो साथियों, 4 का सही उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे आपसे सामने है। यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद 243 जो है उसमें आपको पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। चलिए प्यार साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या श्रीलंका? तो देखिएगा, 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चीन, ठीक है। नाथुला दर्रा भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है। याद रखिएगा ये भी कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो भारत का एक राज्य है, 22वां राज्य, ठीक है। भारत का 22वां राज्य सिक्किम है, ठीक ना। तो सिक्किम में ही नाथुला जोजिला, ठीक ना, नाथुला जोजिला ये सिक्किम में ही है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम
का उद्देश्य क्या था? चलिए प्यारे साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो साथियों 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शिक्षा में आत्मनिर्भरता ये गलत है, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता ये भी गलत है, खाद्यान्न की पूर्ति में आत्मनिर्भरता ये भी गलत है। साथियों इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मतलब रियल में किसके पास कार्यपालिका शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति रियल में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, या फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास है, मुख्य न्यायाधीश के पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है? तो साथियों 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है ना, और प्रयोग भी यहाँ पे प्रधानमंत्री ही करते हैं। लेकिन साथियों उनसे भी बड़ा है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन इनके पास कार्यपालिका शक्ति नहीं होती है। ठीक है, इनके पास व्यवस्था की शक्ति होती है। ठीक ना, ऊपर की शक्ति होती है। इसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके पास शक्ति होती है, न्यायपालिका की शक्ति होती है। ठीक है, चलिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? पंचायती व्यवस्था का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो पंचायती व्यवस्था में प्रमुख यानी कि मुखिया कौन होता है? तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमुख होता है मुख्य। ठीक ना, प्रमुख होता है। पंचायत समिति पूछ रहा है साथियों, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है। ठीक ना, प्रमुख। चलिए लेकिन पूछेगा कि पंचायत का मुख्य कौन होता है? तो मुखिया जो होता है वो मुख्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में, या फिर सिक्किम में? तो देखिएगा मैकमोहन रेखा जो है वो है जम्मू और कश्मीर में। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। 9 का सही उत्तर क्या है? तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, असम में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा, बताइएगा संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो देखिए 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना जो है उसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए साथियों 11वां प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? ठीक ना, वैश्वीकरण क्या है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी बहुयामी परिघटना। वैश्वीकरण एक बहुयामी परिघटना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी। ठीक ना, जापानी कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक भाषा नहीं है, बाकी अरबी, स्पेनिश, चीनी आधिकारिक भाषा है। चलिए इसके बाद 13वां प्रश्न है, 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? ठीक है, तो 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा, संस्कृति, पहचान, भौगोलिक विशेषता या फिर धर्म? तो 1956 में पुनर्गठन का आधार था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। 14वां प्रश्न है, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इसे आप वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, इसे आप वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में 1946 के अंतरिम सरकार की जो योजना है किसके तहत बनी थी? ठीक ना, तो साथियों 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैबिनेट मिशन के तहत क्या बना था? अंतरिम सरकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? एकदम वीवीआई रख लीजिए, इसे वीवीआई करके रख लीजिए। भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1952 में। ठीक है, भारत आज़ाद कब हुआ? ऐसे ही प्रश्न 12th के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, और फिर 1946 में क्या हुआ था? तो यहाँ पे क्या चीज़ आया था? यहाँ पे देखिएगा अंतरिम सरकार। ठीक ना, चलिएगा। और 1952 में क्या चीज़ हुआ? तो आम चुनाव हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना
कौन थे? संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। 17वां प्रश्न, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, VVI से भी कर लीजिएगा। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, मंडल आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हें BP मंडल भी कहते हैं, BP मंडल कहते हैं, याद रखिएगा, BP मंडल भी इन्हें कहते हैं। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? भारत के किस राज्य में सबसे पहला बार गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस का सरकार नहीं बना था? तो साथियों यहाँ पे 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, मतलब केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में सबसे पहली बार। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता यहाँ पे जनता में निहित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ठीक है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो साथियों विश्व राजनीति के दो ध्रुव थे यहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका तो जान रहे हैं, USA अमेरिका, सोवियत संघ किन्हें बोला गया है? तो ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक ना, सोवियत संघ किसे कहते हैं? तो रूस को। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया हुआ है, सोवियत संघ किसे कहते हैं? रूस को। चलिए तो इसके बाद हम आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, नाटो का स्थापना कब हुआ था? चलिएगा, नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1942 में, 45 में, 49 में, 50 में। तो नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स से, नाटो का कहाँ है? ब्रुसेल्स से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नाटो का स्थापना जो हुआ था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1949 में। 1949 में हुआ था क्या चीज? नाटो का स्थापना, जो कि अभी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। चलिए अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है? तो देखिएगा दोनों एक ही प्रकार का संगठन है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि एक सैनिक संगठन है सीटो और सेंटो, एक सैनिक संगठन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 24 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सोवियत संघ ने कौन से सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ यानी कि रूस ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्षा संधि। ठीक ना, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 9th में इसे आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ना है वर्षा की संधि, वर्षा की संधि, ये सब वर्षा की संधि ये पढ़ना है आपको, नाटो, सीटो, सेंटो ये सब पढ़ना है क्लास 9th में। चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे 26वां प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? साथियों इसका यहाँ पे ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस। ठीक ना, रूस से संबंधित है क्यूबा का मिसाइल संकट। ये भी आपको 9th क्लास में पढ़ना था, मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट रूस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिएगा रूस जो है वो बहुत बड़ा देश था पहले, लेकिन इससे बहुत सारे देश टूट गए, जैसे कजाकिस्तान, इसके बाद उज्बेकिस्तान, ये सब जो देश हैं वहाँ पे बगल में नीचे देखिएगा मैप में, तो ये सब सोवियत संघ मतलब रूस से ही टूटे हुए भाग हैं। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 27 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 में। ठीक ना, 1991 में इतना मतलब कि यहाँ पे टूट चुका था सोवियत संघ कि खुद में मतलब अर्थव्यवस्था भी इसका डाउन हो गया था, और जो पावर है यहाँ पे वैश्विक पावर है इसके पास, वो भी मतलब इसका मतलब छीन हो गया था। ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा यहाँ इस रूस से बहुत सारा देश टूट चुका था इसीलिए। चलिएगा, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिएगा, ये मैप में आप लोग देख लीजिएगा, सोवियत संघ के नीचे देखिएगा, सोवियत संघ के नीचे मैप में, तो यहाँ पे ऐसे मैप है। इसके बाद तो यहाँ पे छोटे छोटे देश नीचे में देखिएगा,
तो आपको मिल जाएगा 6 या फिर 5 देश ऐसे टूटा है उससे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 28वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो साथियों 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 45 में, 1945 में। चलिएगा 29वां प्रश्न है, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध के संबंध में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्प विकास। अल्प विकास यानी कि अल्प विकसित देश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती है? किस काल में जानी जाती है अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी? साथियों तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शीत युद्ध के बाद, यानी कि 30 का सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक ना, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमध्य देश है? ठीक है, भूमि के मध्य यानी कि ऐसे जब पृथ्वी है तो ये जो भूमध्य रेखा खींचा गया है, बीचों बीच भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा जो है, ठीक ना, जो भूमि के दो बराबर मध्य भागों में बांटता है, तो वो कौन देश है? तो 31 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नेपाल। ठीक है, भूमिबद्ध है, सॉरी यहाँ पे हम भूमध्य पढ़ लिए, भूमिबद्ध है, तो नेपाल जो है वो भूमिबद्ध है। भूमिबद्ध मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह से, मतलब कोई भी दिशा से यहाँ पे पानी यानी कि समुद्र या नदियों से नहीं सटा हुआ है, नदी या फिर समुंदर से, तो भूमिबद्ध इसे बोलते हैं नेपाल को। बाकी मालदीव को देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा भारत के नीचे, पाकिस्तान को देखिएगा तो अरब सागर में है, इसके बाद बांग्लादेश को देखिएगा तो ये भी आपको बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ठीक है, बाकी नेपाल जो है वो भारत के ऊपर है, मतलब चीन के नीचे है, तो यहाँ पे कोई भी समुद्र से नहीं टच करता है, यानी कि भूमिबद्ध है। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य सागरीय देश कौन है, मतलब भूमध्य सागर पर कौन है, तो उसका भी प्रश्न होता है, ठीक ना, उसका भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था कब? बताइएगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि 2006 तक नेपाल क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र का अर्थ क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक ना, एक राजा का बेटा, उसके राजा का बेटा मतलब कि परिवार ही एक क्या चलाएगा, यहाँ पे देश को चलाएगा, तो उसे राजतंत्र कहेंगे। तो नेपाल में 2006 तक राजतंत्र था। चलिएगा 33वां प्रश्न, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? साथियों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1968 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे 10 संख्या है। ठीक है, टोटल 10 सदस्यों की संख्या टोटल 10 है। 35वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? एकदम वीवीआई प्रश्न कर लीजिएगा इसे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न, G8 सदस्य नहीं है कौन? G8 मतलब कि G8 का सदस्य नहीं है। 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, चीन जो है वो G8 का सदस्य नहीं है, बाकी इटली, कनाडा, जापान ये सब सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महासभा के कुल सदस्य की संख्या है, महासभा के कुल सदस्य की संख्या है? साथियों ये गलत प्रश्न ही है, ठीक ना, ऑप्शन ही इसका भी गलत है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिएगा ऐसा प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये गलत प्रश्न दिया गया था। चलिए इसके बाद 38वां प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यूगोस्लाविया में। ठीक है, यूगोस्लाविया में। ठीक है, यूगोस्लाविया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन, ठीक ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला कहाँ हुआ था? तो यूगोस्लाविया में हुआ था, और फिर 18वां कहाँ हुआ था? तो देखिएगा 18वां जान लीजिए, यहाँ पे 18वां कहाँ हुआ था? तो 18वां हुआ था अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान में। चलिएगा अजरबैजान के राजधानी का है, तो अजरबैजान के है यहाँ पे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
यहाँ पे 40वां प्रश्न, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? ठीक है, तो साथियों 40 का सही जो उत्तर हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यानी कश्मीर होते हुए, वहाँ कश्मीर होते हुए ऐसे अगर भारत का मैप देखिएगा, ठीक है, भारत का मैप अगर जो ऐसे देखिएगा, बताते हैं हम थोड़ा सा आपको। ठीक है, ऐसे मैप देखिएगा तो सिंधु नदी यहाँ से ग्लेशियर से निकलते हुए ऐसे होते हुए कहाँ जा गया है, तो जम्मू कश्मीर होते हुए ऐसे चल गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कहाँ गिरा है, तो अरब सागर में जा कर के गिर गया है। तो याद रखिए कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य में गुजरती है, तो कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, होना चाहिए। चलिए, बी आपका सही उत्तर। 21वां है, पेरेस्ट्रोटाइक, पेस्टोटाइट्रोइक और ग्लास्टोनो, यहाँ पे ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है किससे? तो 41 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे गोरबाचेव से। ठीक है, गोरबाचेव, ये प्रश्न पूछा हुआ है, गोरबाचेव आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 42वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टोटल 6 अंग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्रेन अवस्थित है एशिया महादेश में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर उत्तरी अमेरिका में? तो साथियों यूक्रेन, अभी देखिएगा करेंट में तो यहाँ पे युद्ध अभी चल रहे हैं यूक्रेन और रूस से, ठीक ना। तो यूक्रेन कहाँ है? तो 42 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का सही जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे यूक्रेन कहाँ है? यूक्रेन एशिया का देश है या फिर यूक्रेन यूरोप का देश है? तो साथियों सही जो उत्तर होगा आपका यूरोप में हो जाएगा। ठीक ना, अफ्रीका में नहीं है, उत्तरी अमेरिका नहीं है, एशिया में नहीं है, यूक्रेन कहाँ है? तो यूरोप में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर, ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर से संबंधित है। तो 44 का सही जो उत्तर हो जाएगा साथियों, 44 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर क्या बताए थे हम आपको? बी बताए थे। ठीक है, चलिएगा 43 का बी बताए थे, इसके बाद 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का देखिएगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। ठीक है, 44 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि ये खाड़ी युद्ध से संबंधित है, ऑपरेशन थंडर, यहाँ पे डेजर्ट थंडर। चलिएगा खाड़ी देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खुले दरबार की नीति अपनाई? बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी भी है। निम्नलिखित में से किसने खुले दरबार की नीति अपनाई? तो 45 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन ने। ठीक है ना, खुले दरबार की नीति चीन ने अपनाई है। चलिए इसके बाद हम 46वां में आ चुके हैं। निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक नहीं है? आसियान का संस्थापक नहीं है। आसियान एक ग्रुप है जो यहाँ पे बहुत सारे कंट्री का ग्रुप है, ठीक ना। तो इसमें याद रखिएगा कि आसियान में कौन सदस्य नहीं है। तो साथियों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 46 का यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि भारत सदस्य नहीं है। बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सब हैं, भारत सदस्य नहीं है। पूछेगा भारत किसका सदस्य है? तो G20 का है, इसके बाद यहाँ पे सार्क का है और अन्य कई देश संगठन का है। इसके बाद 1992 में 47वां प्रश्न, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो देखिएगा 1992 में किस शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रिया डी जेनेरियो। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये ब्राज़ील में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो रिया डी जेनेरियो ब्राज़ील, ठीक ना, ब्राज़ील में है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद अगर पूछेगा कि द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा द्वितीय सम्मेलन हुआ था यहाँ पे न्यूयॉर्क, नहीं, वो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, पहला तो हुआ था रियो डी जेनेरियो 1952 में, और दूसरा हुआ था 1995 में। ठीक है, 1995 में पहला हुआ था 1992, दूसरा हुआ था 1995 और तीसरा हुआ था 2002 में। ठीक ना, जो हुआ था यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए तो पहला 1992, दूसरा 1995 और तीसरा 2002, याद रखिएगा डेट को। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न, 48वां प्रश्न, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका 48 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मुक्ति आर्थिक आदान प्रदान, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान ही भूमंडलीकरण का सही अर्थ है। चलिएगा UN विमेन का
विमेन की स्थापना कब हुआ, यूएन विमेन का स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2010 में, ठीक ना, 2010 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, एकदम भी है कर लीजिए, ठीक है, लिख कर ले लीजिए, प्रश्न आएगा तो आएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 50 का राइट आंसर हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा, यानी कि 1995 में, ठीक है, 1995 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद एक गवर्नर जनरल बने थे, जो कि कौन थे, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक इसके बाद माउंटेन मैन की, ठीक है, माउंटेन मैन है कि उपाधि किसे किसे दी गई, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ मांझी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, दशरथ मांझी को क्या दिया गया, माउंटेन मैन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा इसके बाद ऑप्शन सी, बी नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 53वां प्रश्न, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ है, बोडो, ठीक है, बोडोलैंड कहाँ है, तो 53 का सही उत्तर, ऐसे बोडोलैंड ना कहकर बोडो भी पूछा जाता है, बोडो कहाँ है, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि असम में आपको बोडो मिल जाएगा, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 54वां प्रश्न है यहाँ पे, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई कि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचवर्षीय योजना पेश किया जाएगा, यहाँ पे आर्थिक और फिर विकास के लिए, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए, तो 54 का राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूस से लिया गया, ठीक है, रूस से लिया गया पंचवर्षीय योजना, ठीक है, रूस से। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है वर्तमान में 55वां प्रश्न है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो अभी पर कौन है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ऋषि सुनक, ठीक है, वर्तमान में ऋषि सुनक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 55 के बाद हम 56 में आ चुके हैं, आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था कब, आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो साथियों 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1973 में, ठीक है, ऑप्शन सी 73 में। चलिएगा इसके बाद 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 1966 में बनी, ठीक ना, कौन राज्य है ऐसा जो 1966 में बना था, तो साथियों 57 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना, हरियाणा जो है 1966 में बना था, हरियाणा कब बना 1966 में। मार्च 2022 में किन दो देशों ने सीमा विवाद को लेकर समझौता किया था, साथियों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको करेंट में देखने को मिलेगा, तो 58 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय और असम में सीमा समझौता हुआ था, ठीक ना, मतलब विवाद हो गया था उसके लिए समझौता हुआ था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर 58 का सही उत्तर क्या होगा साथियों, 58 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेघालय और असम। चलिए 59वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और क्लास 8 में भी आपको ये प्रश्न मिला होगा कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था, ठीक है, तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक ना, उत्तराखंड से हुआ था क्या चीज, तो यहाँ पे चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से, ठीक है। चलिएगा इसके बाद साथियों आगे अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, उत्तराखंड में कौन शुरू किए थे, तो सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, याद रखिएगा सुंदर लाल बहुगुणा किए थे। इसके बाद एक महिला भी थे उनका, ठीक ना, सुंदर लाल बहुगुणा के अलावा एक महिला भी थी, उनका नाम था यहाँ पे, उनका नाम था गौरा देवी, ठीक ना, गौरा देवी। ये प्रश्न आपको बुक में नहीं मिलेगा, अगर आपसे ये प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और अगर आप नाम लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि ये आपको नाम यहाँ पे बुक में नहीं मिलता है, ठीक ना, गौरा देवी थे। चलिएगा इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 60वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, कौन है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का कोशिश करता है, साथियों 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दबाव समूह, ठीक ना, दबाव समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। चलिए 61वां प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो बहुत इजी प्रश्न है और ये गुजरात में है, ठीक है, ये कहाँ है गुजरात में, लेकिन पूछ रहा है किस नदी पर है, ठीक ना, तो 61 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, और यहीं पे आपको मिल जाएगा, बताइए क्या चीज मिल जाएगा, तो वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा मूर्ति जो है
उनका वो नर्मदा नदी के बगल में ही बनाया गया है, ठीक है। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है, ये कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक ना, गुजरात में, याद रखिएगा। देखिए एक एक प्रश्न को हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, तमाम दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, 62वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं क्या, कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं अभी। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, 63वां प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था कब? तो देखिए आयोजना आयोग, ठीक ना, योजना आयोग को भंग किया गया था 2015 में, ठीक ना, 2015 में भंग कर दिया गया था, किनके द्वारा? तो ये पीएम मोदी के द्वारा, याद रखिए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भंग किया गया था। और योजना आयोग का नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग, ठीक ना, नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। चलिएगा, तो आयोग का नाम क्या है अब? नीति आयोग, जो कि 2015 में मोदी जी ने बदल दिया, ठीक है। चलिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिएगा, 64वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, तो 64 का सही उत्तर जो हो जाएगा, 64 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि 51 में हुआ था, ठीक है। जो कि 51 से कब चला था? तो 5 वर्ष तक चला था, ठीक ना। 51 से 51 में 5 जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर से 5 जोड़ लीजिए, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष पर आया था। बीच में कई कई बार ये रुका भी, लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष पर ऐसे जारी ही हुआ है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज की व्यवस्था क्या है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा 65 का सही जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे त्रिस्तरीय हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज में आप देखे होंगे, पंचायती राज में कि एक जिला होता है, ठीक ना, जिला स्तर होता है, और उसके 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 नीचे जो होता है वो होता है प्रखंड, और उसके नीचे जो होता है वो होता है पंचायत, ठीक ना, पंचायत होता है। चलिएगा, ये आप तीनों याद रखिएगा पंचायती राज में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1953 में स्थापना हुआ था पुनर्राज्य गठन, मतलब कि एक नए राज्य का स्थापना के लिए यहाँ पे आयोग का स्थापना कब हुआ था? इस आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिएगा, इस आयोग के तहत क्या होता है? तो कोई भी एक नए राज्य को बनाने के लिए, गठन करने के लिए यहाँ पे इस आयोग को बनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, कब जोड़ा गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में आना चाहिए, ठीक है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम 68 में आ चुके हैं, संपत्ति का अधिकार क्या है? बताइएगा, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवीय अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कानूनी अधिकार है, ठीक ना, ये हमें कानून देता है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, कब पारित हुआ था? तो साथियों, 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, यहाँ पे देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। 1900 कै में, तो 78 में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए, 70 नंबर प्रश्न, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और कौन कौन? ठीक ना, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे, इसमें सबसे पहले भारत और कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन और भारत थे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 अध्याय हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में टोटल 22 अध्याय हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे इनमें से
कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? कौन यहाँ पे राष्ट्रीय आपात का घोषणा करता है? ठीक ना। तो देखिएगा साथियों, 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। ठीक है, कोई भी आपात होता है, कोई भी आपातकाल आता है, तो उस समय राष्ट्रपति की पावर ऊपर चला जाता है, मतलब राष्ट्रपति का पावर ज़्यादा हो जाता है। उस समय प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? 75 का सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था क्या चीज? तो शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पाकिस्तान से ये पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? मतलब कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, अभी आपको पता चलेगा कि पूर्वी पाकिस्तान कौन है। तो साथियों, ये पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की किस वर्ष अलग हुआ? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 वाले युद्ध में। ठीक ना। तो पूर्वी पाकिस्तान किसको बोलते हैं वो भी बता देते हैं। तो बांग्लादेश जो है उन्हें उससे पहले क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के ही हिस्सा था। पाकिस्तान एक उत्तर में था जो कि अभी स्थित है, और एक पूर्वी पाकिस्तान था जिसका भी नाम क्या किया? तो बांग्लादेश है। ठीक ना। तो बांग्लादेश को ही पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, जो कि 1971 में युद्ध हुआ, और फिर पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके भारत उसे आज़ाद करवाया और उसे बांग्लादेश नाम दिया गया। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 77 में आ चुके हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संशोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संशोधित करता है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 78वां प्रश्न, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो देखिए, राज्य के प्रत्येक राज्यपाल को नियुक्ति जो करते हैं, यहाँ पे 78 का सही उत्तर हो जाएगा या ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो रहते हैं वो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति करवाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति ही करवाते हैं। बोलेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करवाते हैं राज्यपाल। ठीक है, चलिएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष बताइएगा। तो साथियों, इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति, बल्कि यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम आ चुके हैं, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जाता है? अविश्वास से लाया जा सकता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 80 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, सरकार के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 81वां प्रश्न, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? सोवियत संघ की जगह कब लिया था? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1991 में जो रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का जगह ले लिया था। बर्लिन की दीवार गिरी थी कब? तो बर्लिन की दीवार गिरी थी, देखिएगा 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है ना, दिसंबर 1991 में। और 82 में हम आ चुके हैं, तो बर्लिन की दीवार गिरी थी कब गिरी थी? 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1989 में। ठीक है, 1989 में 1989 इतना में हुआ था बर्लिन की दीवार का ध्वस्त। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिटी पार्टी की यहाँ पे स्थापना कब हुई थी? आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि बोल्शेविक था और एक था मेनसिविक। ठीक ना, जो कि दो यहाँ पे पार्टी था। ठीक है, जो कि मेनसिविक पार्टी को दबा दिया गया और बोल्शेविक पार्टी जो था वो बहुत बड़ा हुआ, बाद में बोल्शेविक क्रांति भी होता है। तो इसे किसके द्वारा लाया गया था? तो 83 का सही जो उत्तर हो जाएगा, 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन के द्वारा। ठीक ना, लेनिन के द्वारा लाया गया था क्या चीज? तो बोल्शेविक पार्टी, जिसमें बोल्शेविक क्रांति भी चलाता है। चलिए, शीत युद्ध का कालखंड था, शीत युद्ध का कालखंड क्या था? कब से कब तक शीत युद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का
कालखंड माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? कब वो अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1991 में। ठीक है, चलिएगा 86 नंबर प्रश्न है, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है किस देश में? तो पेंटागन जो इमारत है वो है अभी कहाँ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका में है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1968 में। 1968 में क्या हुआ? तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? मानवाधिकार का एक प्रकार कौन है? तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ना ही सामाजिक समानता और ना ही आर्थिक आधार, ये सब मानवाधिकार का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो है, ठीक है, इनमें से सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 89वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 89 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन बी, यानी कि 193 यहाँ पे सदस्य हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित हुआ? ठीक ना, 1992 में कौन सा क्षेत्रीय संगठन गठित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय यूनियन। ठीक ना, यूरोपीय यूनियन का स्थापना 1992 में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? किसने तृतीय विश्व का शब्दावली का प्रयोग किया था? तो इसका 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्फ्रेड सोबे। एल्फ्रेड सोबे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तृतीय विश्व का शब्द दिया था। चलिए इसके बाद 92 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अभी हम जस्ट पढ़ें कि यूरोपीय यूनियन का यहाँ पे 1992 में इसे स्थापना किया गया था। अब यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स नहीं है साथियों, ये ब्रुसेल्स है। ठीक ना, ये ब्रुसेल्स है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे सच्छेस का संबंध किससे है? ठीक ना, सच्छेस का संबंध किससे है? तो 93 का सही जो उत्तर हो जाएगा, 93 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दक्षिण एशियाई से। ठीक ना, दक्षिण एशियाई से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 94 नंबर प्रश्न, वर्तमान में साथियों यहाँ तक हमने 94 प्रश्नों को हल कर लिया है, आपको एक्सप्लेन करके बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में आसियान के कितने देश हैं? कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 देश हैं आसियान के अभी प्रेजेंट में। चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। तो 95 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल एक पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है और इसके बाद भूटान भी है, लेकिन सिक्किम भारत का एक राज्य है, कोई पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 95 का सी। चलिए 96 में हम आते हैं, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो देखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बताइएगा। तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? तो आपको पीछे बताएं थे कि 1971 वाले युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, याद रखिएगा कि यहाँ पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष के नेतृत्व किसने किया? तो पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का जो यहाँ पे नेतृत्व करता है वो करता है यहाँ पे 98 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 98 का ए हो जाएगा सही उत्तर, जनरल याहान खान। ठीक ना, जनरल याहान खान जो रहता है वो यहाँ पे नेतृत्व करता है पश्चिमी पाकिस्तान का। चलिए पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बगल में। तो चलिए इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान जो है वो अब हम कहते हैं बांग्लादेश उसे। ठीक ना, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, भारत में यहाँ पे किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा गया था? भारत से, ठीक ना, भारत से होना चाहिए। भारत से किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा गया था? तो साथियों 99 का सही उत्तर डी होगा, यानी कि श्रीलंका में। ठीक ना, श्रीलंका में भेजा गया था। ठीक है, वहाँ पे युद्ध भी हुआ था, तो ये इस पर हम नहीं जाएंगे। युद्ध भी हुआ था जो कि भारत से ही
जैसे कि एक मैप देखिएगा, ये वाला ऐसे मैप बनाइएगा आप भारत का, ठीक ना। तो इसमें आपको बता दें, देखिएगा हम कैसे कैसे यहाँ पे करके बनाते हैं। ऐसे भारत का मैप बनाइएगा तो यहाँ पे जो श्रीलंका है नीचे में, तो याद रखिएगा श्रीलंका, भारत से श्रीलंका, श्रीलंका में यहाँ पे जाते हैं क्या चीज़, सैनिक जाते हैं, पड़ोसी देश में जाते हैं, शांति स्थापना करने के लिए सेना जाते हैं। और यहाँ के जो सेना के साथ, यहाँ के सेना के साथ भारतीय सेना मिल करके यहाँ पे, यहाँ के लोग के साथ, मतलब कि यहाँ जो भारत के तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ के लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। यानी कि ये जो सेना भेजने का जो ये दिमाग था, ये मतलब पूरा गलत था, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे 99 का सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद 100वां प्रश्न है, फरक्का नदी जल समझौता किस देश के बीच हुआ था, ठीक है। फरक्का नदी जल समझौता किस देश के बीच हुआ, 100 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, अभी तक हमने यहाँ से 100 प्रश्नों को हल कर दिया है। अभी तक एक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक से हमें मोटिव मिलता है वीडियो बनाने की। चलिएगा, इसके बाद हम सेक्शन बी में आ चुके हैं, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। ये अपने नोट्स से क्वेश्चन बैंक या फिर अपने सब्जेक्टिव नोट्स से आप इस आंसर को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो जो हम आंसर बता रहे हैं, सब्जेक्टिव का जो प्रश्न बता रहे हैं उसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लिख करके दे रहे हैं कि इसी में से आएगा, ठीक ना, इसी में से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 30 तक लघु है, ठीक है। 30 तक क्या है, लघु है। इसमें 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, आधा के आधा देना है, ठीक है। 2 अंक मिलेगा टोटल। इसमें आपको 15 दूनी 30 नंबर का यह एग्जाम होता है लघु से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है नक्सलवाद क्या है, दूसरा है शून्य काल से आप क्या समझते हैं, तीसरा है आसियान के 2 उपलब्धियां, चौथा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के संघ के अंगों के नाम, ठीक ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। सार्क के पक्ष में 2 तर्क दीजिए जो भारत के सदस्य के साथ है। चलिए, मानवाधिकार से क्या समझते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है इसका दिवस। एनपीटी क्या है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के किन्हीं 2 शक्ति का वर्णन करें। लोकसभा जो कि उच्च सदन होता है उसके 2 शक्ति का वर्णन करना है। चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 विशेषता, गुट निरपेक्ष, ठीक ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन करने से 2 विशेषता। चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइएगा, ठीक है। पेड़ को बचाना, यही हमारा उद्देश्य था, तो ये लिख लीजिएगा। शिमला समझौता, ये लिख लीजिएगा, शिमला समझौता पर टिप्पणी लिखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान और फिर भारत में समझौता हुआ था। क्षेत्रीय दल से क्या समझते हैं, एक क्षेत्रीय दल मतलब कि जैसे हम पार्टी को देखिएगा, HUM, हम, ठीक ना। हम यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एक क्या है, एक क्षेत्रीय दल पार्टी है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं बताना है आपको। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक ना। जापान के क्योटो शहर में एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को लेकर के वहाँ पे मतलब पढ़े होंगे आप लोग, तो प्रोटोकॉल लिखना है इसके बारे में। इसके बाद क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, तो ये दोनों एक सेम है, तो आप समझ के उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है संघात्मक व्यवस्था के किन्हीं 2 विशेषता। 16वां प्रश्न है समानता का अधिकार, ठीक है, ठीक है। तो समानता का अधिकार है आपको मूल यहाँ पे मौलिक अधिकार में भी वर्णन किया गया है इसका, ठीक है। माध्यावधि मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। बीच में जो चुनाव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 असफलता बताएं, ठीक है। संक्षेप में प्रदूषण के प्रकार को वर्णन करें। बहुत सारा प्रकार है। अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है, अधिकार क्या है, ठीक ना। तो वैश्विक उष्मायन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न काल किसे कहते हैं। जब आप लोग संसद टीवी देखते होंगे तो उसमें प्रश्न काल रहता है। अध्यादेश का क्या अर्थ है, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है। संघाई सहयोग संगठन के 2 उद्देश्य। संघाई संगठन के उद्देश्य लिखना है। नगर निगम के 2 कार्य लिखना है। अपने अगर आप नगर में रहते हैं तो वहाँ पे अगर नगर निगम है तो वहाँ के देखे होंगे क्या क्या 2 कार्य है, वो लिख देना है आपको। शीत युद्ध क्या है, बहुत ईजी प्रश्न है। मार्शल योजना क्या है, यह भी अच्छा प्रश्न है। दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार को वर्णन करना है। और इसमें आपको जितना भी प्रश्न बता रहे हैं 30 के 30 आपको याद करना है, ठीक ना। और अगर जो लिख करके दे रहे हैं, अगर जो आप याद करते हैं 100 में 100%, तो याद कर लीजिए कि आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक रहा है, ठीक ना। 90% से ज़्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक रहा है, ठीक ना। और आपको प्रैक्टिकल परीक्षा का ऐड करके 90 नंबर एकदम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 29वां प्रश्न है निर्वाचन आयोग की 2 कार्य। निर्वाचन आयोग जो है जो चुनाव करवाता है उसका 2 कार्य क्या है, लिख दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य से क्या समझते हैं, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अलग अलग है, तो मौलिक कर्तव्य
पूछा है तो मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखना। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं दीर्घ प्रश्न में 31 से लेके 38 तक दीर्घ प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक ना। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, तो 4 पचे 20 नंबर यहाँ से आप उठा लीजिएगा। और जितना भी प्रश्न अभी हम बता रहे हैं इतना प्रश्न अगर याद करते हैं तो दीर्घ में यहीं से आएगा, ठीक है। महासभा की भूमिका पर निबंध लिखें, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ का वर्णन करें, सार्क की असफलता का कारण। देखिए सबसे बड़ा सार्क की असफलता का कारण है पाकिस्तान, ठीक है। वो समझ कर लिखिएगा अपना। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धि पर प्रकाश डालें, अभी हम ये वाला बताए थे, जस्ट ऑब्जेक्टिव बता रहे थे। तो 35वां प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका का वर्णन करें, किसमें, तो पर्यावरण संरक्षण में, ठीक है। 36वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर निबंध लिखें, समकालीन विश्व में भारत को विदेश शांति का निर्देशक तत्व बताएं। और अगला प्रश्न अंतिम लास्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच में संबंध बताना है। तो साथियों इस प्रकार से हमने टोटल प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिया है, सब्जेक्टिव भी आपको इसमें हम बताए हैं। तो आई होप ये वाला तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 100 के 100 प्रश्न आपको इसी से आएगा, 100 के 100 प्रश्न आपको इसी से आएगा, 100% के 100%। तो इसे आप भूल चूक से भी नहीं मतलब छोड़िएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अभी आपको कल टाइम है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम परसों है, परसों 4 तारीख को, ठीक है। तो याद रखिए कि यही एग्ज़ाम आपके लिए निर्धारित होगा कि आप यहाँ पे साल भर में क्या किए क्या नहीं किए, ठीक है। तो साथियों अंतिम में हम यही इंट्रो देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को यहाँ पे हम शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा से एग्ज़ाम जाए और अच्छा से बीते, ठीक है। फिलहाल हम इतना ही बोलेंगे। आप सभी को प्रत्येक प्रश्न का आंसर की के लिए अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वायरल प्रश्न पत्र के लिए अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और अन्य सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।